नमस्कार दोस्तों। अपन पढ़ेंगे आज एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन जो परमाणु है उसका जो परमाणुवीय स्पेक्ट्रम है वो किस प्रकार से अपन स्टडी करते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अपन बात करें कि जनरली क्या होता है, जैसे मान लो कोई परमाणु है और उस परमाणु का जो केंद्रीय भाग है उसको नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के चारों तरफ का जो भाग है, बाह्य भाग, जिसको कक्षा, सेल या एनर्जी लेवल कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं इसको। तो परमाणु के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वर्ताकार पथ में गति करते हैं। अपन बात करें कि इलेक्ट्रॉन निश्चित स्थायी वर्ताकार पथ में गति करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में गति करते हैं। जो निश्चित होती है, स्थायी होती है, नील्स बोर के अनुसार। हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहला कोष है, एक ही कोष है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करता है और जब इसे किसी बाह्य स्रोत से एनर्जी देते हैं अपन, तो ये इलेक्ट्रॉन निम्न एनर्जी लेवल से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। लो एनर्जी लेवल से कहाँ चला जाएगा? उच्च ऊर्जा स्तर में। और उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। तो कुछ समय पश्चात या आफ्टर सम टाइम वह इलेक्ट्रॉन पुनः लो एनर्जी लेवल, निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है। जब वापस निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अर्थात पराबैंगनी क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र, यूवी रीजन, आईआर रीजन, माइक्रोवेव रीजन, ये जो एरिया होते हैं ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एरिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का फील्ड एरिया है ये। और इसके अंदर वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है, जिसके कारण अपन को स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसे अपन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर? तो अपन बात करें कि माना कि इलेक्ट्रॉन पहले n बराबर 1 निम्न ऊर्जा स्तर में है, n बराबर 1। फिर अपन बात करें n बराबर 2, इसका मतलब सेकंड ऊर्जा स्तर, सेकंड एनर्जी लेवल। n बराबर 3 थर्ड एनर्जी लेवल। n बराबर 4 फोर्थ एनर्जी लेवल। ये फिफ्थ एनर्जी लेवल, ये 6 और ये सेवंथ एनर्जी लेवल। अपन 7 ऊर्जा स्तरों की बात कर रहे हैं और n बराबर 7। अब इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर में, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। तो या तो वह n बराबर 1 से 2 में जा सकता है, 3 में जा सकता है, 4 में, 5 में, 6 में, 7, मतलब उच्च ऊर्जा स्तर कोई सा भी हो सकता है, एनीवन। तो अपन बात करें कि माना कि इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर 7 से 1 में लौटता है, 6 से 1 में लौट सकता है, 5 से 1 में लौट सकता है, 4 से 1 में आ सकता है, 3 से 1 में आ सकता है और 2 से 1 में आ सकता है। जब इलेक्ट्रॉन अपन ये कहें कि n1 बराबर 1 और n2 बराबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 हायर एनर्जी लेवल, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से n बराबर 1 मतलब निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो इसके कारण जो स्पेक्ट्रम रेखा प्राप्त होती है उस स्पेक्ट्रम लाइन को, स्पेक्ट्रम रेखा को लाइमन सीरीज कहते हैं। तो ये हो गई लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी। और ये जो लाइमन श्रेणी है ये विजिबल रीजन में प्राप्त होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जनरली पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो में आता है तो कौन सी श्रेणी मिलेगी? लाइमन श्रेणी। कौन से क्षेत्र में प्राप्त होती है? तो विजिबल रीजन, दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। जब इलेक्ट्रॉन माना कि n बराबर 7 से द्वितीय ऊर्जा स्तर में आता है, 6 से सेकंड में, 5 से सेकंड, 4 से सेकंड और 3 से सेकंड, तो इसके कारण जो श्रेणी प्राप्त होती है इस श्रेणी को कहते हैं बामर श्रेणी, बामर श्रेणी। और ये जो बामर श्रेणी है जो कहां से प्राप्त हुई? n1 बराबर बामर श्रेणी के लिए हो गया 2 और n2 बराबर 3, 4, 5, 6, 7, और ये श्रेणी प्राप्त होती है
दृश्य क्षेत्र में, विजिबल रीजन में, दृश्य क्षेत्र में। और जो लाइमन श्रेणी है, अपन यहाँ पे गलती कर रहे हैं, ये पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है, यूवी रीजन में प्राप्त होती है, अल्ट्रावायलेट रीजन। लाइमन श्रेणी उच्च ऊर्जा स्तर से 1 में जब आता है इलेक्ट्रॉन तो लाइमन श्रेणी, और ये पराबैंगनी क्षेत्र विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का जो अल्ट्रावायलेट रीजन है, इसके अंदर अपन को यूवी श्रेणी प्राप्त होती है। उच्च ऊर्जा स्तर से जब 2 में आता है तो बामर श्रेणी, ये दृश्य क्षेत्र में मिलती है, विजिबल रीजन में। उच्च ऊर्जा स्तर से जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 में आता है इस प्रकार से, तो ये जो श्रेणी प्राप्त होती है लाइमन बामर पाश्चन श्रेणी कहते हैं इसको, पाश्चन श्रेणी। और ये श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है, IR रीजन, इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त होती है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 में आता है, 6 से 4, 5 से 4, इस प्रकार से, तो लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होती है, ब्रैकेट श्रेणी, ये भी IR रीजन में प्राप्त होती है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन 7 से इस प्रकार 5 में आ गया, 6 से 5 में, ये इसको कहते हैं फुंड श्रेणी, फुंड श्रेणी प्राप्त होती है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ सकता है तो हम्प्री श्रेणी, हम्प्री श्रेणी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब n बराबर उच्च ऊर्जा स्तर से जब n बराबर 3 ऊर्जा स्तर में आता है तो कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है या किस क्षेत्र में प्राप्त होती है। तो मान लो कि उच्च ऊर्जा स्तर से जब 3 में आता है, इसका मतलब पाश्चन श्रेणी, तो अपन ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के पहली जो श्रेणी है जिसको अपन कहते हैं लाइमन श्रेणी, ये प्राप्त इस लाइमन श्रेणी के लिए n1 बराबर 1 हो गया, n2 बराबर 2, 3, 4, मतलब कोई सा भी एक से ज्यादा लेवल का ऊर्जा स्तर होना चाहिए। दूसरी श्रेणी बामर श्रेणी, बामर श्रेणी, और ये प्राप्त होती है n1 बराबर बामर के लिए 2 हो गया, n2 बराबर 3, 4, 5, 6, कोई सा भी ऊर्जा स्तर 3, 4, 5, 6, 7, 2 के अलावा, मतलब उच्च ऊर्जा स्तर होना चाहिए। तीसरी है पाश्चन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, और पाश्चन श्रेणी के लिए n1 बराबर हो गया 3, n2 बराबर हो गया 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 3 से ज्यादा लेवल का ऊर्जा स्तर। और चौथी है ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, और ब्रैकेट श्रेणी के लिए n1 बराबर 4, n2 बराबर 5, 6, 7, 8, मतलब 4 के से ज्यादा हाई लेवल का ऊर्जा स्तर, तो ये ब्रैकेट श्रेणी हो गई। क्लियर। इसी प्रकार ब्रैकेट के बाद में फंड श्रेणी, फंड श्रेणी, और फंड श्रेणी के लिए n1 बराबर हो गया, क्योंकि फंड श्रेणी 5 है तो 5, और n2 बराबर हो गया 6, 7, 8, मतलब 5 के ज्यादा आने वाला ऊर्जा स्तर। तो इस प्रकार अपन किसी भी स्पेक्ट्रम की श्रेणी के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अब अपन बात करें, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन 7 से 1 में आ रहा है तो नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रम लाइंस, स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो अपन बता सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से काउंट करके अपन किसी भी स्पेक्ट्रम रेखा के लिए, ट्रांजिशन के लिए स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या बता सकते हैं। जैसे अपन बात करें कि nवें कोष से इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके लिए स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या क्या होगी, किस प्रकार से अपन स्पेक्ट्रम रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सामान्य सा फॉर्मूला है जिसकी सहायता से अपन स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या बता सकते हैं। जैसे मान लो बात करें अपन तो स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्याएं, स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस बराबर होता है n-1/2। तो इस फॉर्मूले की सहायता से नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस अपन ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ n बराबर है n2 माइनस n1, तो n जो होता है ये इसका मान होता है n2 माइनस n1, जिसको अपन n कहते हैं। जैसे मान लो सिक्स्थ कोष से इलेक्ट्रॉन आ रहा है सेकंड कोष में, तो स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो पहले अपन n का मान डिटेक्ट करें, 6 - 2 4,
तो फॉर्मूला रख देंगे n -1/2, तो 4 -1/2 तो 12/2 तो 6 स्पेक्ट्रम रेखा है। इस प्रकार अपन स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है तो इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के कारण उसकी कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी जिसे अपन फ्रीक्वेंसी के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन बात करें ऊर्जा की या फ्रीक्वेंसी की, तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत क्लियरली अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं सिंपल सी बात करूं, वेव नंबर जिसको अपन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ट्रांजिशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए न्यू बार से अपन डिनोट करते हैं। तो न्यू बार बराबर 1/n1² - 1/n2², और ये आ जाएगी सेंटीमीटर यूनिवर्स वन में। यहाँ पे जो 10,677 है इसको कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं इसका मान। और जब अपन कैलकुलेशन करते हैं तो इसके लिए और इजी इसको लिख देते हैं n1 न्यू बार बराबर 10,700 कर लेते हैं अपन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए, और ऐसे लिख सकते हैं अपन 1/n1² - 1/n2², ये आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर यूनिवर्स वन में। तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपन इजीली वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर सकते हैं इजीली। तो ये तो एक सिंपल सा एटॉमिक स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम के लिए अपन ने कैलकुलेट किया, जो जनरली इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। थैंक यू।